Hello and welcome everybody. In today's session we will see how British subjugated the tribals, how they affected their rituals and their livelihood. In the previous sessions we have seen how the Britishers subjugated the kings by puppet ruler policy, subsidiary alliance, the rule of paramountcy, doctrine of lapse. They controlled the farmers, the cultivators by permanent settlement system, Mahalwari system, Rayotwari system, indigo cultivation, theNej and Rayoti. And in this chapter, before we go ahead and understand what rules they changed for tribals, before that let us understand a very important figure on which question has been asked, and it can be again, definitely there will be one question from this topic. To start off, we'll talk about the person named Birsa. In 1895, a man named Birsa was seen roaming in the forests and in the villages of Chota Nagpur in Jharkhand. Chota Nagpur is the plateau in Jharkhand. हम बात करेंगे बिरसा की, जो कि ट्राइबल्स के लीडर थे, ट्राइबल्स के भगवान थे. छोटा नागपुर में उनका जन्म हुआ. पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर्स. लोग कहते थे कि इनके पास जादुई शक्तियां. ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन. वो बीमारियां ठीक कर सकते हैं, वो ग्रेन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और बिरसा ने खुद अपने आप को कहा, बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल. बिरसा ने कहा कि भगवान ने उनको अपॉइंट किया है, वो भगवान के दूत हैं, लोगों को मुसीबतों से बचाने के लिए. फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डीकूज. नाउ व्हाट डू दे मीन बाय डीकू? आउटसाइडर्स. मोस्टली दीज ट्राइबल्स वर इनसाइड द फॉरेस्ट. ये जंगल में रहते थे, और जंगल में रहने वाले सारे इनके जो ट्राइबल्स थे ये इनके अपने लोग थे. और इसके अलावा सभी, वेदर इट इज ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वेदर इट इज द हिंदू रिलीजन पीपल और फार्मर्स और कल्टिवेटर्स, ये सभी को ये आउटसाइडर मानते थे. उसके लिए उन्होंने एक टर्म दिया है डीकूज. वैसे अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि डीकूज कौन थे, पर डीकूज आउटसाइडर थे. इसमें ब्रिटिशर्स के साथ साथ नॉर्मल पीपल भी, नॉर्मल लोग भी आते थे. सभी जो जंगल के बाहर रहने वाले लोग थे इनको ये आउटसाइडर्स या डीकूज कहते थे. सून थाउजेंड्स बिगेन फॉलोइंग बिरसा, बिलीविंग दैट ही वाज भगवान और गॉड एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. सभी को ये लगा कि ये भगवान है जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आए हैं. बिरसा वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास. कौन से ट्राइब से थे? मुंडा ट्राइब से थे. अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर. बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स रिलीजन, अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन संथाल्स एंड उरांव. वैसे तो ये मुंडा ट्राइब के थे, और ये जो ट्राइब्स होते हैं कई अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो सारे मुंडा लोग तो उन्हें फॉलो करते ही थे, साथ में दूसरे ट्राइब्स संथाल और उरांव ये भी उनको फॉलो करते थे. ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल. और ये सारे ही परेशान हो चुके थे ब्रिटिश रूल की वजह से, कई सारे ब्रिटिश रेगुलेशंस की वजह से. परेशानी इनको ये थी कि ब्रिटिशर्स इनके रिचुअल्स को भी चेंज कर रहे थे और इनके लाइवलीहुड को भी अफेक्ट कर रहे थे. They seemed to disappearing their livelihoods and they were under threat and their religion appeared to be in danger. उनकी लाइवलीहुड जो थी वो खत्म हो रही थी. जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, there were some tribal people actually carrying shelter on their head and also carrying some goods. बेसिकली ट्राइबल वो लोग होते हैं जो जंगलों से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं,
कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो उनको कलेक्ट करते हैं और अपना लाइवलीहुड मैनेज करते हैं। इसके अलावा ये फार्मिंग भी करते हैं, और इनकी फार्मिंग एक अलग तरह की फार्मिंग होती है विच इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, और उसी का दूसरा नाम है झूम कल्टीवेशन, या उसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। लेट अस गो अहेड एंड सी दैट। Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. Now in the general society की बात हो रही है कि ट्राइबल्स के जो रूल्स होते थे, रिचुअल्स होते थे, उनकी जो प्रथाएं होती थी वो ब्राह्मण से अलग होती थी। These societies did not have the sharp social division that were characteristic of caste societies. अब जैसा हम देख रहे थे कि according to the वर्ना सिस्टम जो डिवीजन था ब्राह्मण्स का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ट्राइबल्स में इस तरह के कोई डिवीजन नहीं पाए जाते थे। All those belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. सभी अपने आप को एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, बराबर मानते थे। However, this did not mean that there were no social and economic differences within the tribe. अब इसका ये मतलब नहीं सभी बराबर मानते थे, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे इक्वल थे, उनके बीच में भी सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। जैसे कोई उनमें किंग होता था तो वो थोड़ा सा स्लाइटली मोर पावरफुल है, कोई थोड़ा रिच होता था एज कंपेयर टू व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग। नाउ प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ कल्टीवेशन या फार्मिंग के टर्म में ये लोग झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे। इसी को हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। समझते हैं। सपोज देयर इज अ फॉरेस्ट, कहीं पर फॉरेस्ट है और मोस्टली ये लोग तो फॉरेस्ट में ही रहते थे, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, फॉरेस्ट के किसी भी लैंड के सारे ट्रीज को कट कर देंगे। ट्रीज को कट करने के बाद ये उसे जला देंगे। जलाने के बाद इनको उससे मैन्योर मिलेगा, और उसी प्लॉट ऑफ लैंड पर जहां पर इन्होंने पेड़ों को काटा है, इस ट्रीज को जलाने से जो मैन्योर मिलेगा ये इसको यूज करेंगे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ दिस प्लॉट ऑफ लैंड। यहां पर ये अपना फार्मिंग वगैरह करेंगे, और फार्मिंग करने के बाद इसमें से अपना जो भी क्रॉप है हार्वेस्ट करके उसे निकाल लेंगे, और उसके बाद उसकी नेबरिंग लैंड को ये लोग सेम अप्रोच करेंगे, उसकी ट्रीज कट करेंगे और उस लैंड को ये कल्टीवेशन करने के लिए यूज करेंगे। इसको बोलते हैं झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे क्या करेंगे, प्लॉट ऑफ लैंड को कट करते जाएंगे, शिफ्ट करते जाएंगे। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, मोस्टली इन फॉरेस्ट। The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground. सबसे पहले क्या करेंगे, पेड़ों के जो टॉप पार्ट है उसे कट करेंगे जिससे प्रॉपरली सनलाइट मिल सके, एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। नाउ they spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. जो पेड़ को इन्होंने काट के जलाया है उसकी जो रिमेन्स हैं, उसकी जो राख है उसको वो एज अ मैन्योर या एज अ फर्टिलाइजर को उस जिस सॉइल पर ये कल्टीवेशन करने वाले हैं उसमें डाल देंगे। They use the axe to cut trees and a hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. क्रॉप मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने हो को समझा है, ये फर्टिलाइजर के प्रोसेस को हमने देखा है। They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. ये जो बीज होते थे फार्मिंग के लिए उसे क्या करते थे, ब्रॉडकास्ट मतलब फैला देते थे। ये प्लॉइंग वगैरह नहीं कर पाते थे क्योंकि इनके पास प्लॉ नहीं हुआ करते थे इतने स्ट्रॉन्ग।
तो ये सोइंग का प्रोसेस भी नहीं करते थे, प्लॉइंग का प्रोसेस भी नहीं कर सकते थे। ये क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है कि क्या ये लोग प्लॉइंग करते थे ड्यूरिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन? नहीं, वो सीड्स को ऐसे ही फैला देते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड। क्रॉप कंप्लीट हो गई, उसे कट कर लिया और उसी के बगल वाली फील्ड में ये मूव हो गए। द फील्ड हैज बीन कल्टीवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। एक बार जिस फील्ड को इन्होंने कल्टीवेट कर दिया, उसके बाद उसे वो कई सालों तक छोड़ देते थे। एंड वी हैव सीन दैट कि अगर आप एक फील्ड को कल्टीवेशन के बाद अगर बहुत समय तक छोड़ देंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके मिनरल्स जो है वो वापस रीग्रो हो जाते हैं बाय द फंक्शन ऑफ डीकंपोजर्स। सो दिस वाज देयर प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन। प्रीवियस कई ईयर्स में झूम कल्टीवेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है रिपीटेडली। अब शायद चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अब इसमें से कोई पर्टिकुलर चीज़ वो उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ ईस्ट मतलब असम, मणिपुर, नागालैंड, दिस एरिया विल बी नॉर्थ ईस्ट। सेंट्रल इंडिया में आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, नागपुर, इंदौर, दिस रीजन विल बी द सेंट्रल इंडिया। यहाँ पर जहाँ पर फॉरेस्ट, हमें भाई मध्य प्रदेश तो ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है, और क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है, सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स भी वहीं पर देखने को मिलते हैं, स्पेशली द भील कम्युनिटी। आगे हम पढ़ेंगे। The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops। और इनकी तो पूरी की पूरी लाइवलीहुड उसी पर है कि कैसे वो जंगलों में ही घूमते रहेंगे और कैसे वो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन करके अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते रहेंगे। दैट इज द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो जंगलों में ही आपस में घूम घूम कर इसे करते रहते हैं। नाउ इन दिस डायग्राम you can see that the tribals are collecting the forest produce, which was one of the key points essential for their, उनके सर्वाइवल के लिए वही ज़रूरी है कि वो जंगलों में मिलने वाली चीज़ें कलेक्ट करें और उससे अपना लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन करें। और ट्राइबल ग्रुप्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन करने के साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ साथ हंटिंग का भी काम करते थे। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि फॉर देयर सर्वाइवल ट्राइबल्स कम्युनिटीज वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। जंगलों के ऊपर ये आधारित थे। इन मैनी रीजन ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कई ऐसे लोग थे जो कल्टीवेशन नहीं करते थे, तो वो हंटिंग और जो जंगलों में पाई जाने वाली अलग अलग चीजें उसे कलेक्ट करके अपना वो काम करते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। द खॉन्स, अ कम्युनिटी, वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। चांसेस कम है क्वेश्चन पूछे जाने के। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग्स देमसेल्फ। एक साथ मिलकर शिकार करते थे और जो मीट मिलता था उसे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। इसके अलावा दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साल एंड महुआ। दीज आर द टू प्लांट्स। साल के पेड़ से और महुआ के पेड़ से जो वो सीड से बेसिकली ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे, उससे ये अपना फूड कुक भी करते थे। दे यूज मेनी फॉरेस्ट श्रब्स and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local market। वैसे तो इन्हें जंगलों में सब कुछ मिल जाता था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए ये मार्केट्स पर डिपेंड होते थे। उसके लिए ये क्या करते, ये बेसिकली एक्सचेंज सिस्टम यूज़ करते थे या फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचते थे। भाई मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनके पास, कई सारी अलग चीज़ें हैं, इनको बेच करिए अगर कुछ इन्हें एडिशनल जो चीज़ें चाहिए खरीदते थे। द लोकल वीवर्स and leather workers turned to the khons when they needed supply of kusum and palash flowers to color their clothes and leather। बताया जा रहा है लोकल वीवर्स
मतलब बुनाई का काम करने वाले, कपड़ों का काम करने वाले और लेदर वर्कर्स, ये खोंद कम्युनिटी के पास आते थे, क्योंकि खोंद कम्युनिटी को कुसुम और पलाश, ये दो तरह के फूल होते हैं जिनको ये अपने कपड़े और लेदर को कलर करने के लिए यूज करते थे, उनकी इनको जरूरत पड़ती थी और अगेंस्ट दैट वो उनको थोड़ा पैसे वगैरह देते होंगे और उससे अपना वो काम करते होंगे. दिस वाज द बेसिक ट्रेड दे वर डूइंग इन द लोकल मार्केट्स. In this chapter we will now see that there are different communities found. सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं गादीज और वैन गुजर्स, ये थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया में है. भूटिया, सहारिया, भील, वन गुज्जर, राठवास, बंजारा महाराष्ट्र में, माला इरूलर सदर्न इंडिया में, कोयना, बंजारा, गोंद आंध्र प्रदेश में, बंजारा, बैगा, गोंद मध्य प्रदेश है, बैगा, मारिया, गोंद, देन पराजा, बोंडा, कांधा, कोया, सौरा, खोंद, दीज आर द कम्युनिटीज. संथाल, मुंडा, ओरांव, झारखंड संथाल, वेस्ट बंगाल इधर है, हाजंग, खासी, रियांग, नागा, अपतनी, निशी, दीज आर द डिफरेंट ट्राइब्स. और ये अंडमान निकोबार में जरावास. तो ये अलग अलग जो ट्राइब्स थे हमारे देश में फैले हुए, बेसिकली दीज आर द फॉरेस्ट रीजन है, उसमें अलग अलग ये ट्राइब्स हैं. अब इसमें कई सारे नाम हैं. क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक खास तरह का क्वेश्चन कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है, जो टेक्स्ट बुक में नाम दिए हुए हैं दैट वी डिस्कस, वहाँ पर हमें इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब बात रही कि वैसे तो इन्हें सब कुछ जंगलों में मिल जाता था, लेकिन कई ऐसी भी चीजें हैं जो इन्हें जंगलों में नहीं मिल पाती थी. Let us have a look. From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? राइस और बाकी की जो ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, ये इन्हें कैसे मिलते थे? At times they exchange goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. अब भाई जंगलों में कई ऐसी भी चीजें थी जो बहुत कीमती थी, तो इन्हें जो भी एडिशनल चीजें मार्केट से चाहिए होती थी, ये उसको एक्सचेंज करते थे. At times they bought goods with a small amount of earning they had. और इसके अलावा थोड़े बहुत इन्हें पैसे भी मिल जाते थे कई बार, इन्हें जैसे बताया कि पलाश का और कुसुम का फ्लावर देकर, तो उससे ये पैसों से सामान अपना खरीद लेते थे. सम ऑफ डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस, कोई लोग गांव में काम करते थे, कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग रोड्स, व्हाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड्स ऑफ पेजेंट्स एंड फार्मर्स. इसके अलावा जो अगर लोकल जो काम चल रहा है, जैसे वजन उठाना या सड़क बनाना या किसी किसान के खेतों में काम कर लेना, इससे भी ये लोग थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेते थे. और जब फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन्हें नहीं मिलता था तो ये पूरी तरह से लेबर का काम कर लेते थे. व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वांडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स. जब इन्हें जंगलों से मेडिसिनल चीजें या जो अलग अलग चीजें कलेक्ट करते थे नहीं मिल पाता था, तब ये लेबरर्स का काम करते थे. बट मेनी ऑफ देम लाइक द बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलेक्टेंट टू डू द वर्क फॉर अदर्स. सेंट्रल इंडिया के जो पर्टिकुलर ट्राइब से बैगा, ये पर्टिकुलरली लेबरर्स का काम नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? ये सोचते थे कि इनकी शान के खिलाफ है लेबरर्स का काम करना. द बैगास saw themselves as people of forest who could only live on the produce of the forest. वो कहते थे कि हम आदिवासी लोग हैं, हम जंगल के लोग हैं, हम जंगल से ही अपना लाइवलीहुड अर्न करेंगे. इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बैगा टू बिकम अ लेबरर. वो सोचते थे कि अगर हम एज अ लेबरर काम करेंगे तो ये हमारी शान के लिए अच्छा नहीं है, हमारे खिलाफ है. आगे हम देखते हैं कि वैसे तो सारी ज़रूरतें इनकी फॉरेस्ट से पूरी हो जाती थी, लेकिन कई बार इन्हें कुछ चीज़ें खरीदने
और बेचने की भी जरूरत पड़ती थी. ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी. कई ऐसी भी चीजें थी जो इनकी अपनी लोकेलिटी में नहीं मिलती थी, तब इनको वो चीजें खरीदनी पड़ती थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस, इन जो चीजों की जरूरत थी इसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो गए किसके? ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स. दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Traders मतलब जो मर्चेंट्स हैं, सामान बेचने वाले चीजें, वो कई सारी चीजें लेकर आते थे और अपनी चीजों को वो ऊंची कीमत पर, हाई प्राइसेस पर बेचते थे. इसके अलावा ट्रेडर्स जो थे, मनी लेंडर्स जो थे, वो इन ट्राइबल कम्युनिटीज को लोन्स भी देते थे. मनी लेंडर्स गेव लोन्स विद विच द ट्राइबल्स मेट देयर कैश नीड्स एडिंग टू व्हाट दे अर्नड. अब कई ऐसे भाई इनके तो फिक्स लोग हो गए थे कि हाँ इनको अपने हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस देंगे और बदले में उनसे पैसे लेंगे या कोई सामान लेंगे, और ऐसे इनका जो आपस में रिलेशन बन गया. उसकी वजह से मनी लेंडर्स जो होते थे, जो पैसे देने वाले जो लोग होते थे, उनसे वो थोड़ा बहुत कैश भी ले लेते थे. एंड द प्रीवियस सिस्टम ऑफ लेंडिंग ऑफ मनी, जिसकी वजह से बाद में ब्रिटिशर्स बैंक लेकर आए. It was the term of bank or the concept of bank was introduced by them to abolish the very long culture of laboring. मनी लेंडर्स क्या करते थे? ट्राइबल्स को पैसे दे देते थे और बदले में उनसे इंटरेस्ट लेते थे, और जो इंटरेस्ट वो चार्ज करते थे वो बहुत ही हाई होता था. ये तो पूरा साइकिल हमने देखा है. सो फॉर द ट्राइबल्स, मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेट एंड पॉवर्टी. इसका मतलब ये है कि बेसिकली ट्राइबल जो लोग थे उन्हें तो बहुत ज्यादा बिजनेस करना, मनी लेंडिंग करना, लोन लेना, इसकी समझ तो थी नहीं. तो मनी लेंडर्स उन्हें पैसे देके, जब उनकी जरूरत है तो उन्हें पैसे दे दिए और बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज कर दिया. और इतना हाई इंटरेस्ट चार्ज कर दिया कि ट्राइबल्स क्या है, उस इंटरेस्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. बॉन्डेड लेबर का काम करना पड़ जाता था फॉर जनरेशंस. और इसी बॉन्डेड लेबर के ट्रेडिशन को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स बाद में बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए. पर यहां पर ट्राइबल्स के मन में ये बात समझ में आ गई कि अगर हम मार्केट जाएंगे, सामानों की खरीदी बिक्री करेंगे, हम लोन लेंगे, तो हमें इवेंचुअली क्या मिलेगा? हमें गरीबी, हमें उधारी, हमें डेट और पॉवर्टी मिलेगी. They therefore came to see the money lender and the trader as evil outsiders and cause of their misery. तो मनी लेंडर और ट्रेडर को वो एक बुरे फिगर की तरह, आउटसाइडर की तरह देखने लगे, जो उनकी मिजरी मतलब प्रॉब्लम्स हो गए, उनकी वरीज हो गए, जो उनकी मुसीबतों का कारण है, ऐसे देखने वो लगे. सो बेसिकली उनके मन में आउटसाइडर्स के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फॉर्म बना. अदर देन दिस, मेनी ट्राइबल्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड rearing ऑफ एनिमल्स. पशुपालन का जो काम है, दे वर पैस्टोरलिस्ट. पैस्टोरल का मतलब ऐसा हो गया जो गांव का व्यक्ति है या जो थोड़ा पुराना व्यक्ति है, जो वर्नैकुलर आदमी, जंगलों में रहने वाला, who moved with their herd of cattle or sheep according to the seasons. आपने देखा होगा जानवरों को चराने वाले कई ऐसे लोग हैं, वो कैमल्स को रियर करते हैं, गोट रियर करते हैं, शीप रियर करते हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. कि भाई अगर एक जगह कई सारे जानवर रहेंगे तो वहाँ के सारे जो वेजिटेशन है उसको वो खा जाएंगे, और उसके बाद वो वहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास फूड नहीं है, तो वो अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं. यहीं पे बताया इन्होंने, व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड दे मूव टू अनदर एरिया. तो ये जो ट्राइबल्स थे ये नोमैडिक हर्डिंग का भी काम करते थे. द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश, दे वर कैटल हर्डर्स. द गादीज ऑफ कुलू वर शेफर्ड्स and the Bakarwals of Kashmir reared goats.
वैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी हम वैसे तो देख रहे हैं कि जो भी ट्राइबल्स हैं वो जंगलों के अंदर ही घूमते रहते हैं, सेटल वो होते नहीं है। बट यहाँ पर बिफोर द 19th सेंचुरी 1700 के आसपास many from within the tribal groups had begun settling down। ट्राइबल्स तो भाई कहीं सेटल होते नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये लोग सेटल होने लगे। and started cultivating their fields in one place year after year। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कर रहे थे ये लोग। स्लैश एंड बर्न मतलब पेड़ काटेंगे, उस प्लॉट पर वो फार्मिंग करेंगे और दूसरे प्लॉट पे चले जाएंगे। पर अब ये लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, सेटल होने लगे, और सेम प्लेस पर ये लोग कल्टीवेशन रिपीटेडली साल दर साल करने लगे। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस दे बिगेन टू यूज द प्लॉ। इसके पहले ये लोग प्लॉइंग नहीं कर रहे थे। एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। और जिस जमीन पर ये लोग रेगुलरली फार्मिंग कर रहे थे उसके ये लोग राइट्स भी लेने लगे कि हाँ ये हमारी जमीन है। इसमें भी द पावर सिस्टम वॉज प्लेइंग। मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। तो छोटा नागपुर का जो पूरा लैंड है ये मुंडाज को बिलोंग करता था। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स। ओरिजिनल सेटलर्स मतलब जो एक्चुअली जो मुंडाज लोग सबसे पहले आकर वहां पर रहे, और मोर इंपॉर्टेंटली हु हैड फर्स्ट क्लियर्ड द लैंड, जिन्होंने वहां के सारे पेड़ वगैरह काटे। तो ये माना गया कि ये यहाँ के डिसेंडेंट्स हैं और ये लैंड इनकी है। देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। तो सभी की सभी लैंड की उनकी है। वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। सम बिकेम चीफ एंड अदर फॉलोअर्स। तो यहाँ पर भी वो पावर गेम है कि भाई जो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा वो चीफ बन जाएगा, बाकी के लोग उसे फॉलो करेंगे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। तो वो अपनी खुद की कल्टीवेशन नहीं करके अपनी ज़मीन किसी दूसरे से कल्टीवेट करवाते थे। दैट वाज अ रेगुलर सिस्टम व्हिच वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। नाउ हियर starts the entry of British. Now British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santhals as more civilized than hunter gatherers or shifting cultivators। ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि मोस्टली ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो एक जगह तो रुकती नहीं है। अब जो पर्सन एक जगह नहीं रुकता उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि पर्टिकुलरली गोंद और संथाल जो हैं ये थोड़े सिविलाइज्ड हैं, इनके पास प्लॉइंग वगैरह की टेक्निक आ गई है, थोड़े और कंटेम्पररी टू दैट टाइम ऑफ द सोसाइटी थोड़े मिलते जुलते हैं ये। तो इनको लगा कि ये थोड़े बेटर हैं एज कंपेयर टू जो हंटर गैदरिंग और का काम कर रहे थे या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम कर रहे थे। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सैवेज। जंगली या खूंखार उन्हें कहा जाता था। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था। तो इनको ऐसा लगा कि अब हम इन्हें क्या करेंगे, सिविलाइज बनाएंगे, कल्चर्ड बनाएंगे। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। ब्रिटिश के आने के पहले भाई जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटी होती थी उनका जो चीफ होता था वो उनका हेड होता था, सबसे उसी का बनाया हुआ रूल चलता था, सब उसी को फॉलो करते थे। प्रोटेक्शन का भी वही काम करता था। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल हिज टेरिटरीज। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो छोटा नागपुर का पूरा एरिया था वो मुंडास का था। तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले ये अपने आप को इनफैक्ट ये उस पर्टिकुलर एरिया के जो इनका लैंड होता था उसके राजा हुआ करते थे और उनको थोड़े उसके फायदे भी थे, अपने टेरिटरी को वो कंट्रोल भी किया करते थे। In some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management। कई जगह पर ये लोग अपनी इन्होंने पुलिस बना करके रखी हुई थी, अपनी जो प्रोटेक्शन के लिए जो फोर्स है वैसी बना कर रखी हुई थी, और इनके अपने रूल्स बने हुए थे, अपने रेगुलेशंस थे कि जंगल में कैसे हमें काम करना है, यहाँ पर हमारा जो एरिया है वहाँ पर हमें क्या रूल्स लाने हैं। बट आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश these things change। ये सारा चेंज हो गया। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। अब चीफ के पास वो पावर, अब तो सब कुछ ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे।
They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. उनकी ज़मीनें तो उनके पास ही रहने दी गई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से टैक्स कलेक्शन की जो पावर है, अब यहाँ पर तो वो सिस्टम नहीं था जो जनरल सोसाइटी में पाया जाता था, लेकिन कई सारे उन्हें रूल्स बनाने के पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर ये अलाउ नहीं किए गए और उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश के जो हमारे लॉज हैं वो यहाँ पर फॉलो करेंगे। साथ ही साथ इन ट्राइबल कम्युनिटीज से दे हैड टू पे अ ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। ट्रिब्यूट मतलब एक ऐसा तोहफा जो आप ब्रिटिश पीपल को देंगे। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो चीफ थे, इनके जो सरदार हुआ करते थे, उन्हें ये भी कहा कि भाई हमें आप गिफ्ट दो, हमें तोहफे दो। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनसे छीन ली, लैंड उनके नहीं छीने क्योंकि वो लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा था। और साथ ही साथ में उन्हें बताया गया कि जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स के आपके मेंबर हैं उन्हें आप क्या करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, उनका जो जंगली वर्ताव है, व्यवहार है, आचरण है, उसे आप ठीक करेंगे। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions। अब ब्रिटिशर्स के आने की वजह से जो उनकी जो अथॉरिटी थी, जो उनकी पावर थी, वो चली गई और कई सारे अपने फंक्शंस को भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ब्रिटिशर्स ऑन द अदर हैंड ये चाहते थे ये जितने भी ट्राइबल ग्रुप हैं वो एक जगह सेटल हो जाएं। एक जगह सेटल हो जाएंगे तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। They say further the British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home। भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो हर समय एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, जिसका कोई परमानेंट स्टॉपेज नहीं है, उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ब्रिटिश ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे और ये चाहते थे कि ये सारे क्या हो जाए, सेटल हो जाए। इन दिस पिक्चर यू कैन सी सम ट्राइबल पीपल working in the forest। This is the cultivation of rice। Now the Britishers wanted these groups to settle down and become peasant cultivators। वो चाहते थे कि ये जितने भी ट्राइबल्स हैं जो मूव होते रहते हैं ये एक जगह पर सेटल हो जाए और कल्टिवेटर्स बन जाए। सेटल्ड peasants were easier to control and administer than people who were always on the move। लॉजिकल भी है भाई, जो आदमी हर समय घूम रहा है, एक जगह रुक नहीं रहा है, उसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो वो चाहते थे कि एक जगह ये सेटल हो जाए। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। और मोस्टली जो भी उनका पर्पस था वो तो यही था कि उनसे कुछ अर्निंग हो सके। तो इन्होंने ट्राइबल्स के लिए दे इंट्रोड्यूस द लैंड सेटलमेंट। दैट इज दे मेजर्ड द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। तो यहाँ पर इनसे भी ट्राइबल्स जो लोग हैं जो एक जगह सेटल हो गए, उनसे भी ये टैक्स की बात करने लगे, एक रेवेन्यू की बात करने लगे। सम पेजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर एज टेनेंट्स। द टेनेंट्स वर टू पे रेंट्स टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। तो कई लोगों को इन्होंने जमीन का मालिक बना दिया, कई लोगों को किराएदार बना दिया। किराएदार जो लोग होते थे वो लैंड ओनर्स को रेंट देते थे और रेंट ओनर जाकर ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दिया करते थे। दैट वाज द स्ट्रक्चर। So we see here as that ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो एक जगह सेटल हो जाएं। बट दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। इसमें भी वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? द ब्रिटिशर्स एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। भाई झूम कल्टीवेशन के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटीज झूम कल्टीवेशन करती रहेंगी वो एक जगह कभी सेटल नहीं होंगी, और एक जगह सेटल नहीं होंगी तो उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनसे टैक्स कलेक्शन की बात नहीं कर सकते, एक फिक्स्ड रेवेन्यू की बात नहीं कर सकते। और जो भी ट्राइबल कम्युनिटी सेटल हो गई एक जगह और प्लॉ कल्टीवेशन शुरू किया, झूम कल्टीवेशन इज नॉट प्लॉ कल्टीवेशन। प्लॉ कल्टीवेशन तो एक फिक्स जगह हो सकता है, हर जगह आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं, but there is an effort to carry everything, all the equipments. Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered.
सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे झूम कल्टीवेशन वाज बेटर एज कंपेयर टू प्लॉ कल्टीवेशन। प्लॉ कल्टीवेशन भाई वहाँ पर नहीं हो सकता जहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है या जहाँ पर पानी की कमी है, और ऐसे केस में झूम कल्टीवेशन को बहुत बेटर माना गया। जो लोग एक जगह पर सेटल होकर अपना फार्मिंग का काम करने लगे, कई बार उन्हें बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उनका नहीं हुआ अगर उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं थे। और झूम कल्टीवेशन इसमें बेटर था, आप कहीं पर भी जाइए वहाँ पर अपना सेटलमेंट करिए और फार्मिंग करिए। So the Jhum cultivators of Northeast India insisted on continuing with their traditional practices. तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी झूम कल्टीवेटर्स थे उन्होंने बोला कि भाई हम एक जगह सेटल होकर फार्मिंग नहीं करेंगे, हम अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन ही करेंगे, फेसिंग वाइड सेट प्रोटेस्ट। अब सभी लोग इसके ही लिए रेडी थे कि सभी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना था। जो लोग प्लॉ कल्टीवेशन पे आए थे उन्होंने भी देखा कि यहाँ तो बहुत कम हमें प्रोड्यूस मिल रहा है। तो जब कई लोगों ने मिलकर, कई कम्युनिटीज ने मिलकर कम्युनिस्ट किया, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो ब्रिटिशर्स को उन्हें झूम कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ करना पड़ा। यहां तक हमने ये समझ में आया कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं उनकी जो लाइफ है डायरेक्टली रिलेटेड है फॉरेस्ट से। तो अगर आपने फॉरेस्ट को अफेक्ट किया तो उनकी लाइफ अफेक्ट होगी। सो द चेंज इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ्स। तो फॉरेस्ट के रूल्स रेगुलेशंस आप चेंज करोगे तो ट्राइबल्स की भी उससे जिंदगी अफेक्ट होगी। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। इन्होंने बोला कि जितना भी फॉरेस्ट है, जितने भी जंगल हैं, ये सारे ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हमारा कंट्रोल होगा, हमारा रूल चलेगा। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। अभी कुछ ऐसे खास, भाई हमारे तो यहाँ सब कुछ मिलता है, रबर मिलता है, टिम्बर मिलता है, हाई क्वालिटी का वुड मिलता है। तो ऐसे फॉरेस्ट जहां पर टिम्बर मिलता था उसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट बनाया गया। और इन रिजर्व फॉरेस्ट में बोला गया कि आप झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स। तो यहां पर सभी तरह की एक्टिविटीज को इन्होंने बंद कर दिया। अभी इन एरियाज में इन्होंने झूम कल्टीवेशन जब बंद कर दिया तो यहां पर पर्टिकुलरली रहने वाले लोगों को अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ और काम करना उन्होंने ढूंढना पड़ा कि भाई अब हम ये काम नहीं कर सकते। कई सारे लोग लेबर्स बन गए, फार्मिंग का काम करने लगे, सेटलमेंट की तरफ देखने लगे। तो रिजर्व फॉरेस्ट में इन लोगों को फ्री मूवमेंट और कई सारे जो राइट्स थे वो छीन लिए गए। भी फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते, उस एरिया में आप नहीं घूम सकते, हंटिंग नहीं कर सकते। सो हाउ आर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन? मेनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइफ। तो लोग, ट्राइबल्स लोग क्या करने लगे, आदिवासी लोग भाई वो जगह छोड़ छोड़ कर जाने लगे कि जब वहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो वहां रहने का क्या फायदा। और जब सारे के सारे ट्राइबल्स, जब सारे आदिवासी उस जगह को छोड़कर चले गए तो एक नई प्रॉब्लम सामने आई। प्रॉब्लम ये थी, but once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem. What is the problem? Let's see. From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs? अब भाई लकड़ियों की जरूरत तो इन्हें खुद ही थी, क्योंकि जो भी इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो भी डेवलपमेंट हो रहा था, उसके लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी काटने के लिए ये ट्राइबल लोग चाहिए। अब ये सारे के सारे वहां से चले गए। अब चले गए तो इनको लेबर का काम कौन करेगा? उसके लिए they came up, colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. तो अब इनको एक कंडीशनल इनके साथ बनाया गया, ये बनाया गया कि भाई आपको झूम कल्टीवेशन करना है, आप करिए, पर इन रिटर्न ऑफ दैट आपको उसके बदले में क्या करना होगा? आपको उसके बदले में हमारा जो जंगल है उसकी देखरेख करनी होगी, उसका ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, जो भी हमारा फॉरेस्ट में कटिंग रिलेटेड वर्क है, जो भी लेबर रिलेटेड वर्क है, वो भी आप
काम करेंगे। In many regions the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor। तो इन्होंने क्या किया, कई सारे एरिया में फॉरेस्ट विलेजेस बना लिए जहां पर इन लोगों को रख दिया और अपना फॉरेस्ट रिलेटेड, जंगल रिलेटेड जो भी काम होता था इन्हीं लोगों से करवाते थे और इनकी एक तरह की सिक्योरिटी भी हो जाती थी कि हाँ, यहाँ पर कोई अनवांटेड एक्टिविटीज वहां पर नहीं हो रही। Now problem started. They have completely controlled the forest। पूरी तरह जंगलों को इन्होंने कंट्रोल कर लिया। सालों से आदिवासी के जंगलों को जहां पर वो रह रहे थे, अगर आप उसे आकर चेंज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, अपने रूल्स लेकर आएंगे, अपने रेगुलेशंस उनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो एक समय तक एवरीबडी विल टॉलरेट, बट इवेंचुअली देयर इज अ limit। many tribal group reacted against the colonial forest laws। तब इनको लगा कि ये कैसे हम, जो हमारे दशकों से, हमारे जनरेशन से यहाँ रहती चली आ रही हैं, इनको हम कैसे रूल्स लेकर हमारे लिए आए हैं ब्रिटिशर्स, हम इनको कैसे मानेंगे। They disobeyed the new rules, continued with the practices they were declared illegal and at times rose in open rebellion। तो उन्होंने उनकी बात मानना बंद कर दिया, जो भी ब्रिटिशर्स ने प्रैक्टिसेस लेकर आए थे उसे वो मानने से मना कर दिया और कभी कभी उन्होंने विद्रोह करने की भी शुरुआत की। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम सांगमा इन 1906 इन आसाम। पहला जो रिवोल्ट देखा गया सोंग्राम सांगमा का असम में। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, जो आज एमपी वाला जो एरिया है, सेंट्रल प्रोविंसेस उसे कहते थे, तो वहां पर भी दूसरा प्रोटेस्ट हुआ। नाउ आफ्टर द प्रोटेस्ट बाय Songram Sangma in the Assam area and most of the other tribes in the different part of the region, then suddenly the tribals noticed that during the 19th century tribal groups found out that traders and money lenders were coming into the forest more often। traders मतलब जो बिजनेस करने वाले लोग थे और मनी लेंडर्स मतलब जो इन्हें मतलब ट्राइबल्स को जरूरत पड़ने पर पैसे दिया करते थे, लोन्स दिया करते थे, इनका फॉरेस्ट में आना जाना काफी बढ़ गया। दे वर मोर विलिंग टू बाय द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगे। दे स्टार्टेड ऑफरिंग कैश लोन्स। ये पहले भी उन्हें लोन तो देते थे पर अब और ज्यादा लोन देने लगे। एंड स्टार्टेड आस्किंग द ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल, आप ये ध्यान रखिए कि अब सेटल होने लगे हैं। जो हमने बात की कि इन्होंने पहले जो इनका कॉमन लाइफ ये रहती थी कि पहले ये मूव करते होते थे एक जगह से दूसरी जगह, बट धीरे धीरे इन लोगों ने सेटल होना शुरू किया और एक ही जगह पर रुककर फार्मिंग स्टार्ट की। और अब ये मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स ही आने लगे और ट्राइबल्स को कहने लगे कि यू स्टार्ट वर्किंग फॉर वेजेस। आप हमारे यहाँ लेबर्स का काम करना शुरू करिए। तो इनिशियली ट्राइबल्स को ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअली क्या हो रहा है, बट द एक्चुअल स्टोरी वॉज, इट वॉज द रीजन फॉर दिस वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ सिल्क, रादर द डिमांड ऑफ सिल्क। In the 18th century, Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly। यहाँ का जो सिल्क प्रोडक्शन था उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा थी और इसका जो प्रोडक्शन था, इसका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगा। As the markets expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand। जैसे जैसे सिल्क की डिमांड बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की ताकि ये जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। इनफैक्ट झारखंड में आज भी एक जगह है हजारीबाग। बैक देन हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कोकून्स।
चांसेस बहुत ही कम है इस क्वेश्चन को पूछे जाने के, पर फिर भी पूछ सकते हैं क्योंकि इस जगह का नाम बताया हुआ है। तो हजारीबाग, आज का जो हजारीबाग है जो अभी झारखंड में है, उस समय संथाल जो ट्राइब थे ये बहुत ज़्यादा कोकून प्रोडक्शन करते थे। रिमेंबर कोकून प्रोडक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिल्क वॉर्म। The traders dealing in silk sent their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. अब cocoons को ही क्या किया जाता है, उसे बॉईल किया जाता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करके उससे सिल्क फाइबर्स निकाले जाते हैं। और ऐसे ट्रेडर्स जो कि सिल्क के बिजनेस में डील करते थे, इन्होंने अपने एजेंट्स को ट्राइबल्स के पास सेंड करना शुरू किया ताकि आप इनसे पैसे दें, आप इन्हें लोन दें और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोकून प्रोडक्शन, सिल्क का प्रोडक्शन कर सकें। और कोकून को ये लोग लेकर चले आते थे। पर फिर से अगेन यहां पर प्रॉब्लम फिर से वही थी कि किसी भी चीज का फेयर प्राइस ये लोग नहीं दे रहे थे। और इस केस में द ग्रोअर्स वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1000 कोकून्स, वेरी लेस प्राइस। These were then exported to बर्दवान और गया, where they sold at 5 times the price. तो ट्रेडर्स के भी यहां पर काफी बेनिफिट था। 3-4 रुपए में 1000 कोकून खरीदते थे और 5 टाइम्स में शायद 15 रुपए या 20 रुपए में वो उसे बेचते थे। कलेक्ट करते थे हजारीबाग से और उसे भेज देते थे बर्दवान या गया। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहां पर किसका हो रहा था? इन ट्रेडर्स का हो रहा था, इन डीलर्स का हो रहा था, जो एज अ मिडिल मैन एक्ट कर रहे थे। द मिडिल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज द डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोअर्स। एक्सपोर्टर्स कौन हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी। सिल्क ग्रोअर्स कौन हो गए? संथाल ट्राइब्स और भी छोटे छोटे ट्राइब्स से। तो बेसिकली इन दिस होल प्रोसेस इट वाज द मिडिल मैन हु वर मेकिंग द ह्यूज प्रॉफिट्स, and the tribals, the silk growers, the actual hard workers, they earned very little. So over the period of time इनको ये धीरे धीरे ये बात पता चली कि भाई हमसे तो 3-4 रुपए में खरीद रहे हैं पर बाहर जाकर ये बहुत एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। So apparently many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. तो इन ट्राइबल पीपल को लगा कि भाई ये जो मार्केट में लोग हमसे खरीद रहे हैं सामान और ये हमसे सस्ता लेकर जा रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, ये सारे के सारे लोग हमारे दुश्मन हैं। Other than these vernacular tribals who were growing cocoons, we also understood that traders, money lenders वो और भी ज़्यादा इन ट्राइबल्स के कांटेक्ट में आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लेबर्स की ज़रूरत थी। लेबर्स की ज़रूरत क्यों थी? लेबर्स की ज़रूरत थी फॉर माइनिंग वर्क, फॉर प्लांटेशन वर्क। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल्स, प्लाइट मतलब उनके हार्डवर्क, उनके दुख, उनकी मिजरीज, हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम इन सर्च ऑफ वर्क वॉज इवन वर्स। कि कई ऐसे भी ट्राइबल्स थे भाई, अभी लोग सेटल होने लगे थे और अब इनके पास बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट लॉ अब इनके पास उतनी आज़ादी नहीं थी, तो अब ये एज अ लेबर काम ढूंढने लगे थे। तो कई लोगों को काम के लिए अपने घर से बहुत दूर भी जाना पड़ता था। फ्रॉम द लेट 19th century, टी प्लांटेशंस started coming up and mining became an important industry. ये दो important industry बनी, टी प्लांटेशन and mining industry. Tribals were recruited in large numbers to work in the tea plantations of Assam and coal mines of Jharkhand. ये दो जगह थे झारखंड में। झारखंड तो इज फेमस, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दीज आर फेमस एज अ माइनिंग एरिया। तो वहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट किया जाता था और उन्हें ले जाते थे। टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए मैनुअल पावर चाहिए, लेबर चाहिए, तो वहाँ पे इन्हें ले जाते थे। They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. एक बार आप वहाँ चले गए तो पहला तो आपको ठीक से सैलरी नहीं दी जाती थी, और ठीक से सैलरी ना देने के साथ साथ अगर वो चाहते कि वापस वो काम छोड़कर अपने घर आना चाहते थे तो उन्हें वो भी अलाउ नहीं किया जाता था, उन्हें वापस घर भी आने दिया नहीं जाता था। So this was the big challenge these tribal people started facing. ये इन्हें इनिशियली तो समझ में नहीं आया, बट इवेंचुअली इन्हें ये बात
समझ में आई कि हमें हमारे साथ एक्चुअली सडनली इनका मूवमेंट इतना ज़्यादा क्यों है, सडनली ये हमें इतने ज़्यादा लोन्स, इतने ज़्यादा पैसे ये क्यों देना चाह रहे हैं हमसे, यू नो वर्कर्स का काम क्यों कराना चाह रहे हैं, लेबर्स का काम। बट इवेंचुअली उन्हें ये चीज़ समझ में आई, दे आर एक्चुअली बीइंग ट्रैप्ड। ना तो उन्हें ठीक से पैसे ही मिल रहे हैं और ना ही उन्हें वापस काम छोड़ने के बाद वापस घर जाने की परमिशन ही दी जा रही है। So they were in actually a twin-bladed situation. So here in this picture you can see the tribal people who are working in the mines as a labor. Very risky job actually. And when the wages are low, people really didn't wanted to continue their job here. But they were not allowed to return home. आपके पास कोई रास्ता नहीं होता था, आपको यहाँ पे मजबूरी में काम करवाया जाता था। Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws. The restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. क्या क्या प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे थे। फॉरेस्ट लॉ में चेंजेस की वजह से कई सारे इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, इनकी अथॉरिटी छीन ली गई थी, इनसे टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा था, और ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉयटेशन तो इनके साथ जो चल रहा था वो चल ही रहा था। इनको एक बार लोन दे देते थे और इनसे इंटरेस्ट आफ्टर इंटरेस्ट वो चार्ज करते रहते थे। लुकिंग एट all of this and facing all these severe situations, they started the revolt. The Coles rebelled in 1831-32. डेट दी हुई है, पूछी जा सकती है। संथाल्स rose in revolt in 1855. The Bastar rebellion in central India broke out in 1910 and the Warli revolt in Maharashtra in 1940. So these are the four important रिवेलियन विच आर मेंशन्ड इन द बुक। बुक में मेंशन किया है, विथ ईयर मेंशन किया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बहुत इंपॉर्टेंट भी इसे नहीं कहेंगे क्योंकि हिस्टोरिकली ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट ट्राइबल्स के रिवोल्ट की बात करें सो दिस विल बी अ इंपॉर्टेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस चैप्टर से अगर आए तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। बट नाउ कमिंग टू द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, now comes the movement that Birsa led. Let us understand the background of Birsa. Birsa was born in the mid 1870s, the son of a poor father. पिता गरीब थे। He grew up around the forest of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhada. बेसिकली एक बैकग्राउंड देने की बात की जा रही है। बिरसा की थोड़ी बैकग्राउंड बताई हुई कि फादर गरीब थे, जंगल में पैदा हुआ, आसपास जानवरों को देखा, बांसुरी बजाते थे, डांस करते थे, मस्त मौला उनकी जिंदगी थी। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, जंगल में पैदा भी हुए थे, तो अपने लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते थे। और जब ये मूव कर रहे थे तब ये सारा रिवेलियन चल रहा था, इन्होंने देखा। एज एन एडोलसेंट बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग्स ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सरदार्स और द लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट। अब इन्होंने ये सारी चीजें देखी कि जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं आपस में सभी रिवोल्ट की बातें कर रहे हैं, सभी परेशान हैं टैक्सेस से, रूल्स से, एक्सप्लॉयटेशन से, मनी लेंडर्स के दिए हुए लोन के इंटरेस्ट से। तो बिरसा ने ये सारी बातें सुनी। दे टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज वेयर द मुंडाज हैड बीन फ्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिकूस। रिमेंबर डिकूस, ऑल द आउटसाइडर्स वर कंसिडर्ड डिकूस। डिकूस कौन थे? सारे आउटसाइडर्स थे, इंक्लूडिंग द सिविलाइज्ड पीपल एंड द ब्रिटिशर्स। तो इसने बातें सुनी कि हमारा एक गोल्डन एज होगा जहां पर हमें किसी भी रूल को मानना नहीं पड़ेगा, हम कंप्लीटली फ्री होंगे। एंड सेड देयर वुड बी अ टाइम व्हेन द एंसेस्ट्रल राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रीस्टोर्ड। तो उनको ऐसा लगता था कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जो हमारे पुराने दिन थे जिसमें हम किंग हुआ करते थे, जिसमें हमारे कंप्लीट राइट्स हुआ करते थे, हमारी फुल अथॉरिटी हुआ करती थी, वो वापस आएगी। दे सॉ देमसेल्व्स एज द डिसेंडेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द रीजन।
वो अपने आप को वहाँ का एक्चुअल सेटलर मानते थे, उनके डिसेंडेंट्स मानते थे कि यहाँ पर जो भी लोग हमारे आकर सेटल हुए हम उन्हीं के वंश के लोग हैं। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई टर्म दिया हुआ है। रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन बैक देयर किंगडम, तो ये सभी अपने कम्युनिटी के लोगों को बताते थे कि हमें अपने हक के लिए, हमें अपने राइट के लिए लड़ना चाहिए और हमें अपने किंगडम को वापस लेना चाहिए। बिरसा went to local missionary schools. Now this was a period when Christians had entered the country and they had opened their own schools. तो बिरसा भी उन्हीं में से एक मिशनरी स्कूल में जाते थे एंड लिसन टू द sermons ऑफ मिशनरीज, और उनके जो भी रिचुअल्स होते थे, उनके जो भी sermons होते थे, उनको सुनते थे। There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost rights. तो यहाँ पर भी इसने वही बात सुनी बिरसा ने कि मुंडास जो है वो अपनी पुरानी जो ग्लोरी थी, अपनी पुरानी जो हिस्ट्री थी, अपना पुराना जो पावर था उसे रीगेन कर सकते हैं, अपने राइट्स जो भी थे उसे वापस ले सकते हैं। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकेम गुड क्रिश्चियंस एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस। और वहां पर उन्होंने ये सुना कि ये तब पॉसिबल है कि जब वो अच्छे क्रिश्चियन बन जाएं और अपने बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ दें। लेटर Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. Vaishnav was basically again a kind of religion था उस समय, तो उनके साथ भी इन्होंने कुछ समय बिताया है। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. कोई पवित्र धागा इन्होंने पहना और प्योरिटी और पाइटी मतलब भगवान की सेवा में अपने आप को डेडिकेट करना या भगवान की रेस्पेक्ट में अपने आप को रखना। तो उन्होंने इस तरह की लाइफ को स्टार्ट किया जहाँ पर ये भगवान को मानना और भगवान की रेस्पेक्ट करना, और इस तरह की लाइफ को इन्होंने देखा। Now Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch within his growing up years. His movement was aimed at reforming tribal society. तब ये सारी बातें उन्होंने सीखी, बहुत एक्सपीरियंस कलेक्ट किया, स्कूल भी गए, वहाँ सब चीज़ों को देखा समझा, और उसके बाद उनको ये समझ में आया कि अगर हमें कोई भी मूवमेंट करना है, अगर हमें ये चेंजेस करना है, तो हमें अपनी सोसाइटी में चेंज लाना पड़ेगा। He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in witchcraft and sorcery. तो अभी जो ट्राइबल पीपल होते थे जनरली जादू टोना या इस तरह की कोई चीज़ें करते थे। अगर कोई हेल्थ इशू हो गया, बुखार वगैरह हो गया, तो जनरली एक ये पाया जाता है कि ट्राइबल पीपल में कि अगर किसी तरह की किसी को कोई डिजीज़ है तो वो क्या कुछ जादू टोना वगैरह कुछ इस तरह की ट्रिक्स वगैरह करने की कोशिश करते हैं। पर बिरसा ने कहा कि ये सारी चीज़ों इन साइंटिफिक नहीं है, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इन चीज़ों पर बिलीव करना कोई फ़ायदे का नहीं होता है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मिशनरीज एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो काफ़ी समय मिशनरीज के साथ भी बिताया, अलग अलग तरह के लोगों को देखा, उनके विचारों को समझा, लेकिन इवेंचुअली ये उनके खिलाफ हो गए। He saw them as outside forces that were ruining the Munda way of life. उनको ऐसा लगा कि ये जो बाहरी लोग हैं ये बेसिकली हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे लाइफस्टाइल को बदलने, हमारी ओरिजिनलिटी को चेंज करने आए हैं, इसीलिए वो उनके आगे चलकर अगेंस्ट हो गए। In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. तो अब इन्होंने काफ़ी जगह घूम लिए थे, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो इनके कई फॉलोअर भी हो गए थे। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपना जो पास्ट था, जो पास्ट में हमारे पास अथॉरिटी थी, जो ग्लोरी थी, जो हमारा रुतबा था, वो हम वापस लेंगे। ही टॉक्ड ऑफ अ गोल्डन एज इन द पास्ट, अ सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ, इसकी बात करते थे। व्हेन मुंडास लिव्ड अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट्स, ट्रैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्किड्स, प्रैक्टिस्ड कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। इस पीरियड की वो बात करने लगे कि इस तरह की हम जीवन जीते थे। हम नदी के किनारे एम्बैंकमेंट्स बनाते थे, नेचुरल स्प्रिंग्स जहाँ पर ये नेचुरल वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, उसे हम जमा करते थे, ट्रीज लगाते थे, फलों के बाग बनाते थे, और इस तरह से हमारी लिविंग चलती थी। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथरन एंड रिलेटिव्स। ब्रेथरन क्रिश्चियनिटी में भाई बहन को ब्रेथरन बोला जाता है, किथ एंड किन, जो ब्रदर्स होते हैं, भाई होते हैं। They lived honestly. Birsa also wanted people to once again work on their land, settle down and cultivate their fields. अच्छा, why he is requesting people to work on their land? Because
कई ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारी लैंड थी, वो क्या करते थे, अपनी लैंड को रेंट पर दे देते थे। तो ये फिर से उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि वापस आप उसी जिंदगी को जिए जहां पे आप मेहनत करते थे, अपने लैंड पे काम करते थे, सब लोग एक साथ मिलकर रहते थे। और इस तरह बिरसा ने अपना मूवमेंट शुरू किया। धीरे धीरे ये मूवमेंट फैला, कई लोग, उनके फॉलोअर बहुत सारे थे, लोग तो उन्हें एक समय पर गॉड मानने लगे थे। और जैसे ही ये मूवमेंट फैला तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हुई। व्हाट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल्स मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मूवमेंट, फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट एंड सेट अप अ मुंडा राज विथ बिरसा एट इट्स हेड। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को जब तक बिरसा अपनी कम्युनिटी के लोगों को फार्मिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एक गुड लाइफ जीने के लिए बात कर रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट द प्रॉब्लम इज कि द ट्राइबल्स सॉ द आउटसाइडर्स एज देयर एनिमीज एंड दे वांटेड टू वाइप देम आउट। यहां पर ड्राइव देम आउट लिखा है कि उन्हें वो बाहर भगा देना चाहते थे। दे वांटेड टू ड्राइव आउट मिशनरीज। मिशनरीज का क्या काम था, वो ट्राइबल्स को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। मनी लैंडर्स जो उन्हें लोन देकर इंटरेस्ट के ट्रैप में फंसा रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स वो भी वही काम कर रहे थे, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स बन के लेबरर्स बनाकर ले जाते थे। एंड गवर्नमेंट से भी उससे प्रॉब्लम थी, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉरेस्ट लॉस की वजह से वो लोग अपनी लिविंग अर्न नहीं कर पा रहे थे। और वो चाहते थे कि हम अपना एक मुंडा राज बनाएं जिसमें बिरसा उनका हेड हो जाए। वैसे बिरसा ऐसा नहीं चाहता था कि वो हेड बने, पर ब्रिटिशर्स ने इसे इस तरह से देखा कि ये एक मुंडा राज या अपनी एक अलग कम्युनिटी हो या अपना एक अलग एक मूवमेंट करके अपने लोगों को अलग लेकर जाना चाह रहा है, जिससे ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम क्या होगी, उन्हें लेबर्स नहीं मिलेंगे, उन्हें कोकून नहीं मिलेगा, उन्हें सिल्क नहीं मिलेगा। The movement identify all these forces as the cause of the misery of the Mundas who are suffering. और बिरसा ने ये देखा कि जो भी हमें सारी प्रॉब्लम हो रही है, उन सब के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, उन सब के खिलाफ हम लड़ेंगे। Now speaking of the problems, major problem, the land policies of British were destroying the traditional land system. अब इनका अपना एक लैंड सिस्टम था और ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से उनका ये जो अपना लैंड सिस्टम था ये खराब हो रहा था। इनकी लाइफ में दो इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहले तो इनके पास अपना फॉरेस्ट लैंड था और दूसरा इनके पास अपना कल्चर था। लैंड सिस्टम को ब्रिटिश ऑफिशियल्स खराब कर रहे थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स वर टेकिंग ओवर द लैंड। तो इनकी जो अपनी जमीन थी जहां पर ये सेटल हुए थे, जहां पर ये कई जनरेशन से रह रहे थे, उसको टेक ओवर किया जा रहा था। हिंदू लैंडलॉर्ड, मनी लैंड, जितने भी पैसे वाले लोग थे इनके लैंड को कंट्रोल कर रहे थे। तो लैंड इनके हाथ से जा रही थी। एंड द मिशनरीज दे वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर। मिशनरीज इन्हें क्या बोलते थे कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, आप क्रिश्चियन के रूल्स को फॉलो किया करिए, आप अपने ट्राइबल लाइफ के कल्चर को, रिचुअल्स को फॉलो मत करिए। Birsa started acting against all of them, and as the movement spread, the British officials decided to act. जैसे जैसे ये movement बड़ा होने लगा, the British officials they arrested Birsa in 1895, convicted him on the charges of rioting, and jailed him for 2 years. तो पहला तो 1895 में उन्होंने उसे अरेस्ट किया। राइटिंग मतलब लोगों के अंदर दंगा फैलाने और भड़काऊ लोगों को भड़काने के लिए पहले उन्हें 2 साल के लिए जेल हो गई। 2 साल के बाद when he was released, when Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support. अब जैसे ये जेल से बाहर निकले, ये फिर से गांव-गांव घूमने लगे सपोर्ट लेने के लिए। He used traditional symbols and languages to rouse people, urging them to destroy the Ravan. किसे रावण मान रहे थे? आउटसाइड। डीकूज का मतलब आउटसाइडर्स है। आउटसाइडर में सभी लोग आएंगे, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स सभी आएंगे, यूरोपियंस। एंड एस्टैब्लिश अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। तो ये गांव-गांव घूमने लगा, जैसे ही जेल से छूटा गांव-गांव घूमने लगा और बोलने लगा कि ये लोग जो हैं ये रावण है, हम इनके रूल को ख़त्म करेंगे और अपने लीडरशिप के अंडर में हम फिर से अपनी ट्राइबल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करेंगे, सेटल करेंगे, डेवलप करेंगे। बिरसा's followers began targeting the symbols of Diku and European power.
अब इन्होंने क्या किया, वायलेंस शुरू किया. दे अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड चर्चेस एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स. दे रेज्ड द व्हाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज. अब इन्होंने जिन जिन लोगों से ये परेशान थे उनके ऊपर इन्होंने अटैक करना शुरू किया. पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्चेस पे अटैक किया, मनी लेंडर जमींदार की प्रॉपर्टी छीनी, और अपना जो सफेद झंडा था, बिरसा राज का जो इनका झंडा था, उसको इन्होंने रेज कर दिया, फ्लैग कर दिया. इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट. सन 1900 में बिरसा की डेथ हो गई, कॉलेरा से उनकी जान गई, और जब से उनकी डेथ हुई तो ये मूवमेंट भी धीरे धीरे स्लो हो गया, बाद में खत्म हो गया. हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट टू वेज. दो तरीकों से ये मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहा. पहला, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिकूज. तो पहला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे लॉज लेकर आई कि भाई इनका जो लैंड सिस्टम था, इनकी जो लैंड को टेक ओवर किए जा रहे थे हिंदू जमींदार, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, या जिसके पास भी पैसा था, इनकी लैंड को जो टेक ओवर किए जा रहे थे, वो रूल में ये चेंजेस लेकर आए कि कोई भी आसानी से इनकी ज़मीन ना हड़प ले. And second, it showed once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice and express their anger against colonial rule. दूसरा, इन्हें ये भी समझ में आया कि जो ट्राइबल लोग होते हैं, they also have capacity to वो लोग भी विद्रोह कर सकते हैं, वो लोग भी रिबेल कर सकते हैं, वो भी रिवोल्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द इनजस्टिस, अगर उनके साथ कुछ गलत होगा. They did this in their own specific way, inventing their own rituals and symbols of struggle. और ये अपने तरीकों से कर रहे थे, अपने खुद के रिचुअल्स के हिसाब से कर रहे थे, अपने वो खुद के सिंबल्स. जैसे बिरसा ने क्या है, रावण बोलकर इनके साथ रिवोल्ट किया था, तो वो अपने खुद के सिंबल्स के साथ इनके साथ स्ट्रगल करते थे. दिस इज वेयर दिस चैप्टर विल एंड. एक क्वेश्चन जो आया है पहले कि बिरसा की डेथ कब हुई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. 1900 में बिरसा की डेथ हुई है. अगेंस्ट कई लोगों को ये इंप्रेशन है कि 1895 में हुई है. 1895 में नहीं हुई है, इनकी डेथ कॉलरा से हुई है 1990. एक बार पूछा गया तो शायद दोबारा ना पूछें ये, पर हाँ इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर. तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट 8-10 टाइम्स, जितने में कि आपको इसके सारे जो की पॉइंट्स हैं मैंने कवर कर दिए. और इससे बाहर ये जो शीट हमने कवर किया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा. तो एडिशनली आप कुछ वरी मत करिए कि हाँ और भी कुछ पढ़ना है, तो और कुछ भी नहीं पढ़ना है. दिस विल कवर एवरीथिंग.